कल उसी भी था ना अपना? इज दैट एज वेल?
रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होगा? इट्स वन स्टैट्यूटरी बुक ऑफ द कंपनी जो क्या करता है, सारे के सारे मेंबर्स का डिटेल्स डालता है. पुट्स द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. बरोबर. अभी इसमें कैसा है मालूम है? सपोजेटली समवन हैज बिकम अ शेयर होल्डर. शेयर खरीद के सिंपल है, वो बंदा शेयर होल्डर तो बन गया रहेगा. नाउ ही विल हैव टू पुट, क्या ही विल हैव टू पुट एन एप्लीकेशन टू द कंपनी. क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा अबाउट हिज इंटेंशन टू बिकम अ शेयर होल्डर. हाँ, हिज इंटेंशन टू बिकम अ मेंबर. कि देखो गाइस, मतलब वो सॉरी गाइस नहीं बोलेगा, बोलेगा सर आई एम अ शेयर होल्डर, सॉरी आई एम अ शेयर होल्डर, बट नाउ आई डू इंटेंड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. बंदा क्या बोल रहा है? मैं शेयर होल्डर तो बन गया हूँ, मैंने शेयर्स खरीद लिया है, बट मेरा इंटेंशन क्या है? आई एम इंटेंडिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, सो विल पुट एन रिटन एप्लीकेशन टू द कंपनी stating his intention. Now the company will accept his proposal or his request, and then will want to put his name in the register of members, and thereby he'll become a member. So mere buying the shares of the company is not going to assure you membership. शेयर खरीदो, उसके बाद एक एप्लीकेशन डालो, के बाद उन लोग आपको मेंबर बनने दो. और वो भी मेंबरशिप का जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, दैट विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. बरोबर. सेकेंड, योर नेम should appear as a member of the company in the records of the depository if you are holding your shares in electronic form. ये बहुत बड़ी चीज हो गई. समथिंग न्यू. देखो आज बोल रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड पे इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. okay? तो अगर आज से याद रह गया तो अच्छी बात है. 12th स्टैंडर्ड में तुम्हारे एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स कम हो जाएंगे. पढ़ना तो है क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आएंगे, और आई थिंक पिछले एक महीने से तो आधे से ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे. कुछ रीज़न है नहीं आने का लोगों का. हैव यू एवर टॉक टू योर फ्रेंड्स गर्ल्स? क्या तो है तेरे को? मनीष किधर है? मनीष आज भी नहीं है, बर्थडे का हैंगओवर है उसको. है? और ये तो हैंगओवर में ही रहता है. किसका बात हुआ है किसी से? क्यों, क्या चल? फर्स्ट सेमिस्टर का मार्क्स आने दो, फिर देखना उनकी नानी दादी याद है, मैं भगा दूंगा. एनीवेज, so what am I saying is, it will minimize my efforts in 12th standard if you remember this. Let me tell you. Before 1996, yeah, before 1996, the securities of the companies, whichever securities, फिर वो shares हो, debentures हो, bonds हो, कुछ भी हो, all those securities were issued and purchased by the investors, issued by the company, purchased by the investors in physical form. Physical form मतलब, अगर समझो तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुमको क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट. डिबेंचर्स खरीदा तो, बॉन्ड खरीदा तो, मतलब यू अंडरस्टैंड ना. सर्टिफिकेट वुड बी देयर इन फिजिकल फॉर्म वेयर इन द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू, फेस वैल्यू, वो सब लिखा हुआ रहेगा. एंड यू हैव टू होल्ड दिस इन फिजिकल फॉर्म, एंड यू हैव टू take care of it, because that's the documentary proof that you have got for the investment that you have made in a particular company for any security. Security means जो shares हो, debentures हो, bonds हो, कुछ भी हो, doesn't matter. बरोबर. बट 1996 में, ध्यान से सुनना भी, 1996 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया. क्या किया? आवर गवर्नमेंट फॉर्म्ड वन एक्ट. क्या नाम सा, क्या नाम था एक्ट का? द नेम ऑफ द एक्ट वाज Depository Act of 1996. क्या? Depository Act of 1996. अब इसमें क्या था मालूम है? ये एक्ट में, ये एक्ट में ऐसा सीन था कि उस साल में एक डिपॉजिटरी को फॉर्म किया. डिपॉजिटरी was formed in the name of N, क्या? The name of NSDL. NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. पहली बात, इसका काम क्या है? A depository
is an institution which holds the securities of any investor in इलेक्ट्रॉनिक, नहीं समझा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या था? आप लोग में से कितने जन का बैंक में अकाउंट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अकाउंट इन अ बैंक? 1 2। ऑपरेट तो शायद नहीं कर पाओगे बिकॉज घर वाले करने नहीं देंगे एंड यू आर एज इट माइनस। बट अगर तुम समझते हो बैंक में क्या होता है, क्या जमा होता है बैंक अकाउंट में? पैसे। सपोजेटली आई गिव यू 1000 रुपीज और मैं बोलता हूँ जाओ बैंक में रख के आओ। तो मैं 1000 रुपीज दे रहा हूँ, वो कैसे है, मतलब टुकड़े में है, कैश में? मीन्स कैन यू टेल इट दैट दैट मनी इज इन फिजिकल फॉर्म? दैट मनी इज इन, अग्रीड है बात? अब जाके तुम उसको क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो जैसे ही डिपॉजिट करोगे तो उधर आ जाएगा ना एक एंट्री, क्या 1000 रुपीज डेबिटेड, 1000 रुपीज डिपॉजिटेड, एंड वो जो 1000 रुपीज जो कैश में था हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना? अभी डिजिट्स में दिखता है लेकिन है ना, वो पैसा ही है। इवन इफ इट इज सीन एंड ऑब्जर्व्ड इन डिजिटल फॉर्म, इट इज स्टिल अ वैल्यू, इट्स स्टिल अ करेंसी एंड स्टिल हैज अ वैल्यू। हाँ या ना? अग्री करते हो इस बात को, की बात समझा? नाउ सेम सेंस में, सेम लॉजिक में, अच्छा अब मेरे को एक और एक चीज बताओ। व्हेन यू आर होल्डिंग योर सिक्योरिटीज इन, सॉरी, होल्डिंग योर कैश इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब बैंक में है, ठीक है, तो वो ज्यादा सेफ है कि हाथ में रखना, रोकड़े में रखना वो ज्यादा सेफ है? क्यों, क्या क्या तुमको लगता है रिस्क हो सकता है? चोरी हो सकता है, हाँ। खर्चा तो ठीक है, वो तो अपने पे, दैट इज अप टू यू, दैट्स मतलब यू फील योर मनी इज नॉट सेफ विद यू ओनली, या फिर इधर भी गिर सकता है, इधर तुम भूल के आ सकते हो, वो जो करेंसी नोट है वो फट सकता है, डैमेज हो सकता है, ये हो सकता है ना? देर आर मल्टीपल रिस्क विच पीपल फेस when those securities are held in और कैश इज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। हाँ, रिस्क ज्यादा फिजिकल फॉर्म में है ना, सिक्योरिटीज आने तो अब यहाँ पे पैसा पकड़ते हैं अपन, पैसा भी एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। अब इसी सेम लॉजिक से इन लोग ने क्या बोला, अब हमारी गवर्नमेंट ने, सेबी ने, कि भाई आज लोग इतने सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड एवरी कंपनी इज इशूइंग दो सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म विच पोजेस सो मेनी रिस्क एंड थ्रेट्स। कितने ज्यादा रिस्क है और कितने ज्यादा थ्रेट्स है, बरोबर है? तो वाई नॉट क्रिएट अ सिस्टम जहां पे दोज इन्वेस्टर्स वुड हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग दो सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? तो उस हिसाब से इन लोग ने क्या स्टार्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया और उस इंस्टीट्यूशन को जो ये सिक्योरिटीज को होल्ड करने वाला था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे बैंक करता है वैसे यहाँ पे इन लोग ने इसको फॉर्म किया 1996 में, एनएसडीएल को। एनएसडीएल इज द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया। फिर हुआ क्या मालूम है, 1999 में इंडिया का सेकंड डिपॉजिटरी आया, कॉल्ड एज सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या आया? सेकंड डिपॉजिटरी जिसका नाम है सीडीएसएल। अब उस दिन से लेके आज तक ये दो ही डिपॉजिटरीज है इंडिया में, जो क्या कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, देर आर मोर देन 50 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स इन इंडिया राइट नाउ। सारे के सारे 50 करोड़ इन्वेस्टर्स के जितनी भी सिक्योरिटीज है, जितनी भी सिक्योरिटीज है, these guys are holding it in electronic form. I'll tell you, trust me, it is so secured, it is so safe, it is so efficient कि आज तक मैंने तो कभी भी किसी का भी ऐसा कुछ सुना नहीं है कि भाई मैंने मेरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा था और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के बाद मेरे को कुछ नुकसान, मेरा कोई
डेबिट या क्रेडिट हो गया ऐसे, बैंक में तो फिर भी फ्रॉड हुए हैं, बैंक में तो फिर भी लोगों के पैसे इधर उधर हुए हैं। यहाँ पे किसी का भी सिक्योरिटी कुछ ऊपर नीचे, मैंने तो आज तक नहीं सुना, आई डोंट थिंक हुआ भी रहेगा। बिकॉज इन लोग इतने एफिशिएंटली और इन लोग इतने सिक्योर तरीके से काम करना, ही कभी इनका सिस्टम कभी डाउन वाउन हुआ है। किसी किसी बैंक में तो सिस्टम भी डाउन होता है, वी आर टेम्पररीली आउट ऑफ सर्विस एंड दिस सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ फ्यू आवर्स, वी आर अपग्रेडिंग, वी आर चेंजिंग आवर सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा कुछ नहीं। तुम सोचो इंडिया में तो बैंक कितनी सारी है, ये तो 2 ही डिपॉजिटरी है ना, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। अब ये सिस्टम कैसे चलता है, तुम लोग को शायद इस चीज का कंफ्यूजन है कि सर ये सिस्टम पूरा कैसे चलेगा। तो तुमने क्या देखा कि इन लोग तुम्हारी सिक्योरिटी को, डिपॉजिटरी वाले तुम्हारी सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, बरोबर है। पर समझो मेरी सिक्योरिटीज है, इफ आई एम हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन से रिलायंस एंड टाटा एंड ऑल दोस कंपनीज, तो आई बिकम व्हाट यू नो, आई बिकम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटी, बेनिफिशियल ओनर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब इधर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, यू डोंट यूज दिस टर्म व्हाट आई एम राइटिंग, ये डिपॉजिटरी सिस्टम है, यू आर ओनली गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ, जैसे पैसे तुम्हारे तो तुम पैसे के मालिक बोलो, मैं पैसा मेरा है वो कुछ बोलो। जैसे बैंक में तुम अकाउंट खोलते हो, तुम क्या बन जाते हो, बैंक का कस्टमर और अकाउंट होल्डर बन जाते हो, नाम आता है ना तुम्हारा, अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर वगैरह वगैरह। तुमको कुछ तुम्हारे नाम से नहीं जाना जाता, हाँ मेरा इस बैंक में अकाउंट है, बस इतना ही बोलना है और अकाउंट नंबर देना है। सेम वेज यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, बरोबर है। अच्छा, फिर ये कौन है, सिक्योर कंपनी, मतलब किस कंपनी के मैं सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहा हूँ उसके उसके बारे में, मतलब रिलायंस टाटा ये सब कंपनीज क्या बन जाती है, इश्योर कंपनी, यस और नो। लाइक एग्जांपल लिख दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। पर अभी एक सीन बताऊं, तुम्हारा अकाउंट डिपॉजिटरी में, बरोबर है, आया ना, हमारा अकाउंट डिपॉजिटरी में, एक ही, नेवर एवर इट विल हैपन दैट तुम्हारा और डिपॉजिटरी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यू कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डिपॉजिटरी। इसके लिए डिपॉजिटरी ने क्या किया मालूम है, डिपॉजिटरी ने अपने अंडर बहुत सारे एजेंट्स को अपॉइंट किया, क्या एजेंट्स हैव बीन अपॉइंटेड सो दैट, फिलहाल इन्वेस्टर्स वर्ड लिख रहा हूं, इन्वेस्टर्स गेट द सर्विसेज ऑफ द डिपॉजिटरी, आया ना, बरोबर है। इन एजेंट्स को क्या बोला जाता है मालूम है, दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ब्रैकेट में बोलेंगे तो डीपी, क्या बोला जाएगा। मतलब अभी आप देखोगे ना, डिपॉजिटरी सिस्टम में 4 फैक्टर्स है, कौन, खुद डिपॉजिटरी, तुम बेनिफिशियल ओनर, श्योर कंपनी और डीपी। ओके, अब मैं बताता हूँ पूरा तुमको इनका एक ट्रांजैक्शन कैसे होता है। समझो एक इश्यूअर कंपनी ने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इश्यू किया, बरोबर। मैं एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूँ, मेरे को बनना है क्या, मेरे को बनना है एक, मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ, इसका कोई तो एक डीपी के पास अकाउंट है, नाम सुना है, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इन्फोलाइन, सब सुना है, ये सब ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाली कंपनीज है जो आपको ये सर्विसेज देती है डीपी का। तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरा, इफ आई एम द इन्वेस्टर, मेरा अकाउंट है आईआईएफएल में, इंडिया इन्फोलाइन में, हु इज बिकमिंग एज व्हाट, ही इज बिकमिंग माय डीपी। तो एज एन इन्वेस्टर पहली बात, मैंने जाके आईआईएफएल में अपना अकाउंट खोला और उसको बोला कि तू मेरे को डिपॉजिटरी की सर्विसेज दे। तुमको मालूम है ना, इंडिया में डिपॉजिटरी 2 ही है, कौन, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो उसने बोला ठीक है, आप सर एनएसडीएल में अकाउंट खोले या सीडीएसएल में अकाउंट खोल लो। तो सपोजेटली मेरा सीडीएसएल में अकाउंट खुल गया, बरोबर है। अब मैं मेरे ही डीपी को बोलता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को से फॉर एग्जांपल
रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो डीपी वाला बंदे का है ना किधर, स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वो क्या करता है, डाल देता है कि इस बंदे को रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज से ही होगा, बरोबर है। परचेस हो गए, तो जो सामने वाला सेलर रहेगा वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेच के किस में डालेगा, मेरे सीडीएसएल अकाउंट में। क्यों सीडीएसएल अकाउंट में? बिकॉज सिक्योरिटी हम तीन में से कोई तीन, ये तो दे ही नहीं सकता, ये तो इश्यूअर है, हम दोनों के हाथ में फिजिकली नहीं आएगा, हमारे हाथ में नहीं आता कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली, तो वो मेरे सीडीएसएल अकाउंट में जमा हो जाएगा सिक्योरिटीज। जैसे ही मेरा सीडीएसएल के अकाउंट में जमा हो गया, तो ये तो डीपी इसका ही एजेंट है, सीडीएसएल वाला इसको बोल देगा कि तेरा ये जो इन्वेस्टर था, हु इज नाउ व्हाट, हु इज नाउ द बेनिफिशियल ओनर, लिखा है ना मैंने, डीओ, उसके नाम पे ये शेयर्स आ चुके हैं, तो इसको बता दे। तो जैसे ही सीडीएसएल के अकाउंट में आ गया और इसने डीपी को बोला, डीपी मेरे को बोलेगा कि सर आपके सिक्योरिटीज आ गई। और ये मेरे को क्या है ना, ये जैसी मतलब मेरा अकाउंट इधर है, मेरा और इसका कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, ये इसको बता देगा, तो ये मेरे को क्या भेजेगा, स्टेटमेंट भेजेगा कि क्या रिलायंस कंपनी के 50 शेयर्स तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, समझा। जैसे बैंक वाला तुमको स्टेटमेंट भेजता है, ये तुमको ये स्टेटमेंट भेजता है। इफ यू अंडरस्टूड दिस सिस्टम, पॉइंट क्या था मालूम है बोलने का है, 12th में ये पूरा डिटेल में सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तुमको बोलने का क्या सीन था कि हु इज अ मेंबर, member is also a person who is holding a particular set of securities or who has been called as a member of the issuing company as per the records of the depository. अब तुमको पता है, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे ही एक कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, उसने डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू ही, अभी अभी तो यही हो रहा है, 1996 के बाद कोई भी कंपनी फिजिकल फॉर्म में इश्यू नहीं करता, वो तो एज अ शेयर होल्डर तुमको एप्लीकेशन डालना पड़ता है कंपनी को कि मेरे को मेरी सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में चाहिए। वो इंसान बेवकूफ होगा जो भी मांगता है, बट अपने अपने रीजन होते हैं लोगों के पास। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोजेडली सपोजेडली उसको चाहिए तो करवा सकता है, बाकी तो आज के तारीख में हर कंपनी की सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होने वाली है। अब कैसे होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनको सिक्योरिटीज इशू करता है, उसके बाद तो लाखों जन दिन के दिन में ट्रेडिंग करते रहते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। कंपनी कितने जन का रिकॉर्ड रखेगा, किसने बाय किया, किसने सेल किया, किसने बाय किया, किसने सेल किया, बरोबर है। वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड अभी कौन मेंटेन कर रहा है, डिपॉजिटरी, कंपनी के ऊपर है ही नहीं वो। कंपनी क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ द डे अगर उसको रिकॉर्ड चाहिए, हर दिन तो मांगता भी नहीं है कंपनी कि कौन मेरे शेयर होल्डर है, किसने शेयर खरीदा, किसने शेयर बेचा, कंपनी डज नॉट इवन आस्क फॉर दोज रिकॉर्ड्स। और व्हाट एम आई सेइंग इज, if at all the company wants the records of the shareholder or the members of the company at the end of the day, वो डिपॉजिटरी को बोलेगा, दोनों डिपॉजिटरीज को, सीडीएसएल को भी बोलेगा, एनएसडीएल को भी बोलेगा कि मेरे कंपनी के जो आज शाम तक 5 बजे तक जो भी मेरे कंपनी के शेयर होल्डर है उनका रिकॉर्ड भेज दो, रिकॉर्ड भेज देंगे। समझा कि नहीं समझा? द कंपनी इज नॉट सपोज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, तो इफ द कंपनी वांट्स टू नो कौन उसके कंपनी के मेंबर्स है, उसके पास तो रिकॉर्ड है नहीं, वो किसके रिकॉर्ड्स को बिलीव करेगा, डिपॉजिटरी के। शाम को डिपॉजिटरी भी देगा, 3:30 बजे मार्केट खत्म होता है, 1-1.5-2 घंटा लगता है पूरा सेटलमेंट करने के लिए, 5 बजे के बाद वो रिकॉर्ड्स रेडी हो जाएंगे, अप टू डेट हो जाएंगे, क्या जितने जन ने शेयर खरीदा, इतने जन ने शेयर बेचा, द रिकॉर्ड्स हैव बीन अपडेटेड। तो बेस्ड ऑन दैट अपडेटेड रिकॉर्ड्स द कंपनी वुड गेट द रिकॉर्ड्स कि हाँ भाई आज की तारीख तक मेरे, आज शाम तक या इस दिन तक। ये क्यों काम आता है मालूम है? सपोज कंपनी को डिविडेंड पे करना है, तो किसको डिविडेंड पे करेगा, शेयर होल्डर्स को। कौन शेयर होल्डर्स है, कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि जिनको जिनको मैंने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में दिए थे तो उनका नाम मैंने लिखा होता ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। अब फिजिकल फॉर्म में मैं दे नहीं रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरे पास तो रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि दिन के दिन लोग लाखों करोड़ों शेयर बाय एंड सेल करते हैं, मैं किधर से रिकॉर्ड रखूं, कैसे अपडेट करूं। इंसान 1 मिनट में खरीदता है, दूसरे मिनट में बेचता है, दूसरे मिनट में खरीदता है, तीसरे मिनट में बेचता है, ऐसा सब होता है। तो कंपनी कभी भी डिविडेंड है ना ऐसे नहीं दे देगा, एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करेगा कि समझो थर्सडे, कल फ्राइडे 17, 17 तारीख फ्राइडे मार्केट बंद हो जाएगा, फिर तो 2 दिन छुट्टी आएगा, सैटरडे संडे, वैसे भी मंडे और ट्यूसडे भी मोटा मोटी मार्केट कम ही चलने वाला है, दिवाली का मुहूर्त रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 17 तारीख शाम तक जो भी मेरा कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। तो मार्केट खत्म हो गया फ्राइडे का, जो भी बाइंग सेलिंग करना होगा वो हो गया रहेगा, फिर वो गया रहेगा डिपॉजिटरी को बोलने कि भाई मेरे को रिकॉर्ड भेज देना, बरोबर है। तो if I have decided 17th October 2025 as the record date for my dividend, तो 17 तारीख शाम को 5 बजे तक जो जो मेरा कंपनी का शेयर होल्डर होगा एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिट उनको डिविडेंड मिलेगा। क्या यही समझ
these records are now with the depository. मतलब ये पूरा अपन ने जो टाइम पास नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो समझना पड़ेगा ये। क्या पढ़ा अपन ने? हु इज अ मेंबर? तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम एज अ मेंबर आया है, हु दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये कौन सा सिस्टम था? पहले वाला। आज की तारीख में किसको मेंबर कंसिडर किया जाएगा? हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। कंपनी ने रिकॉर्ड रखना बंद ही कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया। समझ रहे हैं? कंपनी ने रिकॉर्ड्स रखना बंद कर दिया है। रिकॉर्ड्स वो किसकी बिलीव करके चलता है? यस और नो? ये अपन यहाँ पे देखते हैं। सी, बहुत बड़ा भी डिलीट है। ओके, देखो, an institution or organization is formed for the purpose like हाँ, मैंने क्या बोला? कब से नहीं आ रहा था आवाज? अरे यू शुड टेल, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुमको बोलना चाहिए। मेरे को तो नहीं सुनाई देता मेरा आवाज, तुमको तो सुनाई दे रहा है ना? क्या गजब कर रहे हो। हाँ, क्या बोला मैंने? तो एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर द पर्पस लाइक क्या? एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बिजनेस, एक्सेट्रा। यस और नो? तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड यूनिट विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेशनशिप्स। यस और नो? आज स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज वगैरह का क्या है? रीजन चलाने का, कि अपने को यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है। यस और नो? और जो भी लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनका एजुकेशन वगैरह होगा। यस और नो? सेम वेज कोई हॉस्पिटल खोलता है तो वहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटीज देने वाला है। यस और नो? या फिर कोई एंटरटेनमेंट, मतलब ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और अ पर्टिकुलर रीजन। यस और नो? So the organization is formed and managed by the people. Okay, even though by itself it's a non-living setup. Yes or no? The people who are associated with the organization are called as members. देखो, जो भी एक्टिविटीज होता है, दैट एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट दैट इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ अगर तुम देखने जाओ तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग ना। क्या है वो? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। यस और नो? तो अगर वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके नाम से चीजें हो रही है, कर कौन रहा है? लोग कर रहे हैं ना। those people who have taken that responsibility of making sure that that particular institution is working and functioning well, so those people are called as members. जैसे एक सिंपल चीज, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, उस बिल्डिंग के लिए, उस सोसाइटी के लिए तुम कौन हो? उस सोसाइटी के मेंबर ही हो ना। सोसाइटी तो नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी तुम सोसाइटी को चला रहे हो ना, मेंटेन करके, उसके अंदर एक्टिविटीज करके, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको ठीक वाक करके। हाउ आर यू डूइंग इट? अब फॉर एग्जाम्पल किसी तुम जिस भी सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में अगर समझो कुछ प्रॉब्लम इश्यू हो गया, तो मैं एज एन आउटसाइडर कुछ नहीं कर सकता हूँ। या उसमें कोई फंक्शन होने वाला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा, मैं उसमें इन्वाइटेड रहूंगा? नहीं ना। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द कंसर्न मेंबर्स। आया ना? मेंसा क्लास के तुम लोग स्टूडेंट हो, कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कॉलेज वाला, ही इज नॉट कंसर्न विद व्हाट इज गोइंग ऑन हियर बिकॉज यू हैव टेकन द मेंबरशिप और एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। आया ना? राइट? So it can be rightly said that the organization is by the members, of the members and for the members. अब मीनिंग ऑफ अ मेंबर, जो अभी तक का तुम्हारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन था क्या, कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर अपन बात करते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर अपन मेंबर की बात करते हैं, तो मेंबर इज अ पर्सन हुज नेम इज अपियरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो मैं मानूंगा। तुम बोलोगे कि अ मेंबर इज अ पर्सन हु इज बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकमिंग द शेयर होल्डर, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। आया ना? आई वुड नॉट accept that. Did you understand? Do you understand what am I saying? See, member means a person whose name is entered in the register of member of a company and also includes the holder of equity shares and whose name is entered as the beneficial owner in the records of the sorry क्या बोला? Who is the beneficial owner of that particular security as per the records of the depository. समझा कि नहीं समझा? सी, बेनिफिशियल ओनर का अकाउंट इधर होता है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके थ्रू होता है? समझा? तो एक्चुअली मैं डिपॉजिटरी की सर्विस लेने गया था ना, तो मैं डायरेक्टली मैंने इसको अप्रोच नहीं किया, मैंने अप्रोच किया डीपी को। डीपी ने हेल्प किया मेरे को यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूशन मेरी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, बट मेरा इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। मेरा इसका कॉन्टैक्ट किसके थ्रू हो रहा है? इसका
So that is why these are the agents. Agents मतलब कौन? ये DP is the agent of the depository and he is providing the services of depository to the beneficial owner. अभी आप बोलोगे सर आप जब depository की सर्विस ले रहे हो तो इनको आपको पैसा देना पड़ेगा? Yes. सर ये आपका एजेंट बन के आपको हेल्प कर रहा है तो इसको आपको पैसा देना पड़ेगा? Yes. ये चार्ज करता है DP चार्जेस, जो कब होता है मालूम है? जो मैं ट्रांजेक्शन करूंगा ना, जितने बार शेयर खरीदूंगा बेचूंगा, तब वो अपने चार्जेस लेगा। और ये एक बार एनुअल मेंटेनेंस लेता है। फिर तुम उसमें जितनी बार भी सिक्योरिटीज खरीदो बेचो, हमेशा नहीं लेगा। वो क्या करेगा, एक बार एनुअल चार्जेस ले लेगा कि हाँ भाई 300-500 रुपया है मेरा चार्जेस पूरे साल का तुम्हारे अकाउंट को मेंटेन करने का। यू अंडरस्टैंड? और ये कब तुमसे चार्जेस लेगा? जिस टाइम तुम इनकी सर्विसेज लोगे वैसा। समझा कि नहीं समझा? यू नो दिस सिस्टम इज एज गुड एज बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिटरी कौन है मालूम है? आरबीआई है, जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाता है। तुम डायरेक्टली आरबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। आरबीआई ने क्या किया है, बहुत सारी बैंक्स को लाइसेंस दिया हुआ है, इसने बहुत सारे डीपीज को अपना एजेंट बनाया हुआ है। सेम हो गया। तुम किसके पास जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए? तुम किसके पास गए यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए? यस और नो? सेम सिस्टम है। समझा? हाँ, इसमें चौथा कौन है? वो कंपनी जो इश्यू करता है, वो तो बात ही अलग हो गई, इट इज नॉट इंक्लूडेड है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो what are the two requisites of becoming a member of a company? The first is you have to give an written application to the company with your intention that you are wanting to become a member of a company. एक written request होना चाहिए तुम्हारा। Second, the registration of a person so agreeing in the register of members of the company. बरोबर है? एक बार तुमने रिक्वेस्ट डाला कि भाई मेरे को शेयर होल्डर हूं मैं, मेरे को मेंबर बनना है, और वही तुम्हारा रिक्वेस्ट अगर कंपनी एक्सेप्ट करता है और सीधा तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल देता है तो तुम मेंबर बन जाओगे। यस और नो? राइट? समझा कि नहीं समझा? और ऊपर देखो ना, अपन ने लिखा था क्या कि हीज नेम और दैट पर्सन्स नेम इज एंटर्ड इन द records of the depository. क्या? his name is entered as the as the beneficial owner in the records of the depository. That person would be termed as a member. और नीचे देखो लिखा है, it's an institution where the securities are held in electronic form, that is dematerialized form, okay, with NSDL and CDSL. बरोबर है? वही दो है आज की तारीख में अपने कंट्री की दो मेन डिपॉजिटरीज। यस और नो? राइट? ओके, अब है ना, let me see how many of you are having that awareness. सर अगर मैं अप्लाई करता हूं कि आई वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो पहले मेरा शेयर होल्डर बनना जरूरी रहेगा कि विदाउट मी इवन बीइंग अ शेयर होल्डर आई कैन बिकम अ मेंबर? पहले शेयर होल्डर बनना पड़ेगा फिर ही मेंबर बनते हो? हाँ या ना? अग्री कर रहे हो कि किसी के पास एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आपने शेयर नहीं भी खरीदा फिर भी यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप? क्या हाँ एक में बोलना होता है? क्या हाँ किसमें हाँ? कि मेंबर बनना है तो पहले शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, कि अगर आप मेंबर बनना चाहते हो और शेयर नहीं भी खरीदा तो भी आप मेंबर बन सकते हो? तो कितने जन इसकी बात से अग्री करते हैं कि सर अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो इवन विदाउट यू बीइंग अ शेयर होल्डर यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। ये जान दो, गांजा फूक के बैठा है तू भी, और तू अकेला ऐसे बोल रहा है कि नहीं पहले मेंबर बनना ही पड़ेगा, आई मीन सॉरी पहले शेयर होल्डर बनना ही पड़ेगा उसके बाद ही तुम अप्लाई कर सकते हो मेंबरशिप के लिए। टेल मी हाउ? आरओसी कौन होता है पता है? गिव मी एन एग्जांपल टू सपोर्ट इट। मैडम तू सोच प्लीज, थोड़ा अपने स्केड्यूल को चेंज कर। ओनली यॉर्निंग द क्लास, यू आर स्लीप, कभी कुछ मतलब नहीं हो रहा है तेरा, यू आर नॉट 100% हियर। रोज क्लास है, टू चेंज योर स्केड्यूल, स्लीपिंग वेरी लेट इन द एट नाइट। रीड के लिए उठने नहीं हो रहा है, तेरे को चेंज करना ही पड़ेगा खुद को, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर क्या बोलते हैं शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 5-7 years। जब ऐसा ही रहने वाला है 5-7 साल, जब तक तू तेरा जॉब वॉब चालू नहीं करती। दोनों साल सुबह को क्लास होगा, कोई भी क्लास में जाए, यहाँ पे नहीं।
तेरा कॉलेज आफ्टरनून का है ना, तो मॉर्निंग में ही क्लास होगा। ओके, 12th के बाद तेरी मॉर्निंग कॉलेज हो जाएगी जिसमें भी तेरे को जाना ही पड़ेगा, राइट? प्लीज स्केड्यूल चेंज कर अपना। ट्राई टू स्लीप अर्ली इफ यू आर नॉट हैविंग दैट नैग ऑफ गेटिंग अप अर्ली एंड बीइंग फ्रेश। नीचे डार्क सर्कल्स आ गए और तू कम से कम 12 बार तो अभी तक यॉन कर चुकी है। यू आर वेरी स्लीपी। गिव मी वन अदर ऑप्शन, गो एंड जस्ट पुट स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस। ठंडा पानी मुंह पे डाल तो शायद नींद उड़ जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा वैसे भी बहुत चीज़ मिस हुआ है ना। डोंट, यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज थिंग्स। यू आर देयर इन द क्लास, बट अब टू बी देयर इन द क्लास मेंटली एंड फिजिकली बोथ। जाना है तो जाके आ, मुंह पे जस्ट पानी स्प्लैश करके आ। डजंट हेल्प, मुंह पे पानी मारना जरूरी है। सच्ची बोल रहा हूँ, हम लोग को भी होता है कभी कभी। तो ओनली सिंपल सॉल्यूशन इज यू पुट वाटर ऑन योर फेस। पी लेने दो तो जाके आ। हाँ बोलो। तो जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, जस्ट कांट स्लीप अर्ली एट नाइट। सब लोग का ये प्रॉब्लम है। इधर जाओ, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और आई मीन इट्स नॉट अ क्राइम टू स्लीप अर्ली। सच बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ क्राइम। थोड़ा ना अलग बनो। दोस्त जागते रहते हैं, उनको जो करना है करो। तुम बोलो मेरा ये स्केड्यूल है, मैं तो सो जाता हूँ, दुनिया की ऊपर की नीचे हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़े। तो ना इंग्लिश में कहावत थी ना, पता है तुम भी जब नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम्स दोगे बोर्ड की, यू वुड बी गिविंग एग्जाम्स अलॉन्ग विद अनदर 1.7 1.8 लाख स्टूडेंट्स। बरोबर है? 1.5 से 1.10, आई मीन 2, सॉरी, 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, बट नेक्स्ट ईयर इट इज काइंड ऑफ के कॉमर्स में 1.8 लाख स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारे साथ। फिर भी टॉपर एक ही आता है। टॉप 10 में 10 ही लोग आते हैं, 10 12 15 अगर किसी का मार्क्स सेम है तो। क्यों? सेम क्वेश्चन पेपर, सेम पोर्शन, फिर भी उन लोग को क्यों मार्क्स आते हैं, उन लोग को क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है दे आर स्कॉलर, नहीं। इज अ प्रॉब्लम। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सेम था कॉलेज में, मेरे दोस्त लोग टाइम पास करते रहेंगे 11 12 1 2। मेरे में तो एनर्जी नहीं बचता था, बिकॉज फुल डे आई वॉज ऑक्यूपाइड विथ माई कॉलेज क्लास, माई कोचिंग। रात को 10 बजे घर पे आओ ना, एनर्जी ही नहीं बचता है क्या ही करने सोचने का। मेंटली फिजिकली यू आर टायर्ड। 10:30 बजे मैं सो जाऊँ। आई यूज टू गेट अप एट 3:45, और सुबह 1.5 पौने 2 घंटा पढ़ाई करता था, 4 से 5:30 6 बजे तक। पूरे दिन में मेरे पास यही 1.5 से 2 घंटा होता था पढ़ने के लिए, बाकी पूरा दिन आई वॉज ऑक्यूपाइड, बुक खोलने का टाइम भी नहीं होता था। इतना ही टाइम पढ़ाई किया है बस। और उस सुबह को जो पढ़ाई होती है ना, उसके जैसी कोई पढ़ाई नहीं होती है, ट्रस्ट मी। एंड फुल डे यू विल बी वेरी फ्रेश, ना दोपहर को नींद आएगा कुछ नहीं। रात को 10 साढ़े 10 मैक्स, सुबह पौने 4 4 बजे उठ जाओ। 6 आवर्स इज मोर देन इनफ। और वो हैबिट आज भी है, बस आज इतना है कि 4 पौने 4 4 बजे नहीं उठते हम लोग। 5 साढ़े 5 बजे रात को 1 बजे सोने का, 12:30 1 बजे सोने का। तो ओनली टाइम यू गेट टू स्लीप। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा यू विल बी डीपर। चेंज करो, अभी से ही चेंज करो हैबिट। इट विल टेक 21 डेज। मैं सबको बोल रहा हूँ, चेंज। दोस्त लोग क्या करते हैं, ठीक है, वन ऑफ टाइम्स तुम गए, घूमने गए, टाइम पास किया, चैट वैट किया, ग्रुप पे टाइम पास किया, एटम के साथ बात कर लिया, दैट इज ओके। बट ओवरऑल जनरल टेंडेंसी में तुमको तुमको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया बहुत आगे चले जाएगी। कंपटीशन इतना गंदा है, यू वुड बी थ्रोन अवे, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। okay? क्या? फिर आई टेल यू, डोंट टेक इट वेरी इन अ रॉन्ग वे, बट आई टेल यू, तुम्हारा ये सब साइकिल प्रॉपर नहीं रहता ना, स्लीपिंग शेड्यूल ये वो, यू ऑल्सो अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फिजिकल मेंटल डिजीजेस। रेगुलरली बीमार रहोगे, सर्दी खांसी होते रहेगा, बुखार आते रहेगा, हेडेक रहेगा,
समझ रहे हो? ये सब होता है फिर साथ में. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर अटैच एंड एसोसिएट. बरोबर है? थोड़ा स्केड्यूल को चेंज करो, नथिंग एल्स. दुनिया को जो करना है करने दो. व्हाटएवर दे आर डूइंग इज देयर प्रॉब्लम. मेरे को अपना देखना. बी सेल्फिश इन दिस. ओके? जैसे ज्यादा जन तुम्हारे, मेरे को ये दिस ईयर हैज बीन द मोस्ट रिडिक्यूलस. Where I've seen students not coming to class with an excuse of not able to get up in the morning. And the worst thing is मेरे को पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं हमारा बच्चा तो नहीं आएगा. अरे यार क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए. भी ये किधर से आती है? भिवंडी से आती है. इसको सुबह 5 बजे 5:30 बजे तो निकलना पड़ता रहेगा. आ ही रही है ना, मैनेज कर ही रही है ना. वो बच्चे वो बदलापुर से आते हैं बैच. हमारे बैच में वो 1-2 लड़के और बैच 1 में भी लड़कियाँ बदलापुर से आते हैं. घर से 5 बजे 5:15 बजे निकलना पड़ रहा है उनको. दे आर डूइंग इट ना, दे आर मैनेजिंग ना. वो रात को 1-1 बजे तक नहीं जाग पाएंगे. दे आर दे आर डन विद देयर डे एट 9:30 10:30. तो सोना ही पड़ेगा. वो दूसरे दिन आ पाएंगे. तो बाजू वाली गली में रहते हैं. फिर भी अपन नहीं आ पा रहे हैं क्लास ये बोल के कि भाई मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तो ये तो बहुत गलत है ना. दे आर ट्रैवलिंग 1.5 आवर्स इन द मॉर्निंग. हाँ, 1 15 मिनट तो लगता है. फिर स्टेशन पहुंचो, क्लास इधर से स्टेशन से इधर चल के आओ, उतना ही टाइम लगता है. फिर वो इतना टाइम लगता है. 45-50 मिनट्स तो लगता ही रहेगा. फिनेंशियली फर्क नहीं पड़ रहा कैब से आने का. जिनको प्रॉब्लम होगा, ये तो बोल रहा हूँ ना. तो 45-50 मिनट्स तो लगता ही रहेगा ना. तो फिर मेरे को तो 5 से 10 मिनट लगता है घर से इधर आने के लिए. तो चलो सुधर जा. अपने घर पे जो चलता रहेगा चलने दे. खुद को अलग बनाना है ना मैडम. चलो, मैंने क्या सवाल पूछा था? ये सोच रही थी, इसने आंसर नहीं दिया. एग्जाम्पल देना ही नहीं है इसमें. एक ही कंडीशन है जहाँ पे तुमने ऐसा देखा है कि तुमने सिक्योरिटी नहीं भी खरीदी है फिर भी तुम मेंबर हो. फॉर एग्जाम्पल, अंडर विच कंडीशन is it so that you are a member even without having the securities, even without having to purchase shares? मतलब तुम शेयर होल्डर नहीं भी हो फिर भी तुम मेंबर हो. तेरे को आंसर है तो आंसर तू दे. और तेरे पास आंसर नहीं रहेगा. अगर तू आंसर दे भी रही है तो तू पढ़ के देगी या कुछ करके देगी. तेरे पास आंसर नहीं है बिकॉज जब भी मैंने पढ़ा है तभी तू लेक्चर्स में नहीं थी. ए, पागल भी गले. डोनेशन देना ही हो तो मैं शेयर ना नॉर्मली खरीदू, डोनेशन क्यों दूं? पागल. क्या बोल रहा है? कॉलेज का सीट ले रहा है क्या? बोलो. बोलो. आंसर सुनोगे तो बहुत बुरा लगेगा. तू रॉन्ग है. नहीं, बताता हूँ. मालूम है 3rd चैप्टर में अपन कंपनी बना रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. और उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितने मेंबर्स लगेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन करने के लिए? तो पब्लिक कंपनी को कितने लोग चाहिए साइन करने के लिए? साइन एस, क्या बोला था? साइन एस क्या? मिनिमम 2 या मिनिमम 7 क्या है? मेंबर्स. मेरे को एक बात बताओ, शेयर्स छोड़ो, कंपनी खुद बनी नहीं है लेकिन तुम भी साइन कैसे कर रहे हो? एज कंपनी होती और शेयर्स नहीं होते तो भी मैं समझ सकता हूँ. इधर तो तुम्हारी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. हाउ आर यू साइनिंग एज अ मेंबर? एक्सेप्ट किया था ना तभी. कंडीशन क्या बोला था?
कि फिलहाल तुम एज अ मेंबर ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी बनो, बरोबर है? तभी तुम्हारे पास शेयर्स थे, तभी कंपनी ने शेयर्स दिए भी थे, वो छोड़ो, कंपनी एग्जिस्ट ही कर रहा था नहीं? सर कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो मेंबरशिप तो जाने दो, तो ये पॉइंट ही कैंसिल करो। ओके, कंपनी तुम्हारी बन गई, फिर भी तुम कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंबर हो, हु हैव साइंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और तुम्हारे पास 180 डेज थे जिसके बीच में यू हैव टू परचेज द शेयर्स एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अपन ने कमेंसमेंट स्टेज में पढ़ा था, याद आया कि आपको जितने भी आपने शेयर्स कमिट किए थे उतने तो आपको लेने पड़ेंगे वंस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। So tell me the time from the date of incorporation till the date that you have purchased the shares, you still were acting as a member of the company without being the shareholder of the company, हाँ या ना? बने के नहीं बने थे? मैडम समझा कि नहीं समझा? एक तो वो कि कंपनी बनी ही नहीं है, फिर भी यू आर एक्टिंग एज द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड साइनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो जाने दो, कंपनी नहीं बनी है, कंपनी बन गई और आपने कमिट किया था यू विल बी परचेसिंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब द डेट ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन, द कंपनी इज नाउ इन एक्जिस्टेंस एंड यू आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी हु इज नाउ इन एक्जिस्टेंस टिल द डेट यू हैव परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बरोबर है? उसके बीच तक तो तुम तो मेंबर ही थे ना फिर भी, विदाउट हैविंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यस और नो? क्या कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट ऑल ऑफ यू? क्या कि नहीं समझा? पक्का? श्योर? एक तरीका है गाइस, तो और भी बहुत तरीके हैं जहाँ पे तुमने शेयर नहीं भी खरीदा ना फिर भी तुम मेंबर हो। हाँ, see, you have not opened the offer for the people is different. Like supposedly you and me are working as a private company, only two members are required. We have divided the ownership of our company amongst the both of us. हाँ, उसके बाद we are wanting to convert ourselves into a public company, added a few other members and now we are opening up our shares for the public. तो भी बात अलग हो जाती है. You and me would be members as well as the other people who are buying those shares and wanting to become the members will also become members. See, not issuing shares to the public doesn't mean that you and me don't have the membership. हमने अपनी ओनरशिप को 50-50% में डिवाइड किया हुआ है, तो इट इज एज गुड एज वी आर हैविंग 50% शेयर इन द कंपनी. शेयर्स इश्यू नहीं करना डजंट मीन ना कि अपन ने शेयर नहीं रखा है, समझा? ऐसा हो सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड अभी तक जो मैंने बोला वो? यस और नो? राइट? तो अभी अपन जब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे ना तो तुमको समझेगा कि यू आर अ मेंबर इवन विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर. ये तो एक तरीका बताया, ऐसे बहुत सारे और तरीके होते हैं. ओके, सी, generally buying shares is the most common and the easiest medium whereby a person can become a member. So the terms member and shareholders are being used interchangeably, but I have said कि many a times shareholders and members would be two distinct people. मैंने बोला ही है. Most of the times you are using them as interchangeable terms, yes or no? Right? But many times they are different. Members are different and shareholders are different. See, but in some cases a member may not be a shareholder, vice versa. A shareholder may not be a member and a member may not be a shareholder. मेरे पास है ना आज के तारीख में more than 330 कंपनीज के शेयर्स है, मैं किसी भी कंपनी में मेंबर नहीं हूँ. I have not given a written application to them and I have not asked them to put my name in the register of members. I'm just a shareholder of that company. I am not a member of any of those 335 companies, honestly speaking. Clear? Clear? चलो देखते हैं. तो मेंबर्स विदाउट बीइंग शेयर होल्डर्स, आप मेंबर हो लेकिन आप कंपनी के शेयर होल्डर. सबसे पहला वाला सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, यस और नो? जब कंपनी अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे थे और तुमने साइन किया था मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, एज व्हाट? एज मेंबर्स ही साइन किया था ना. अपन ने पढ़ा था मिनिमम दो मेंबर चाहिए साइन करने के लिए. ऐसा थर्ड चैप्टर में पढ़ा था यू नीड मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स या मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, ऐसा पढ़ा था नहीं ना? मिनिमम 2 मेंबर चाहिए साइन करने के लिए प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी को साइन करने के लिए, हाँ या ना? ओके. सेकंड, एक टाइप की कंपनी थी जिसका नाम था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. क्या था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में? याद करो. यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट सपोज टू बाय एनी शेयर्स बट यू हैव टू गिव एन गारंटी और एंड क्या बोलते हैं, एक कमिटमेंट देना है कि फ्यूचर में जिस भी दिन कंपनी बंद हो जाएगा आपको उतना पैसा देना पड़ेगा टुवर्ड्स द कैपिटल. अच्छा, कंपनी का पैसा कैपिटल में कब कन्वर्ट होता है? जब वो शेयर्स इशू करता है.
तो यहाँ पे तुमको शेयर्स इशू कर दिया, तुम्हारे पास इतनी मेंबरशिप है, पर तुमने 1 रुपया भी थोड़ी ना दिया था कंपनी को, कंपनी लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी में। तुमने क्या बोला था कि जब कंपनी बंद होगा फ्यूचर में, किसी को भी नहीं पता है होने वाला है कि नहीं होने वाला, और होने वाला है तो कब होने वाला है, बट दैट वुड बी दैट एक्स अमाउंट दैट यू वुड पे टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी एज अ मेंबर। आया ना? तो आज तुम्हारे पास क्या है? तुमने 1 रुपया भी कैपिटल की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। आया ना? लिसन व्हाट एम आई सेइंग ऑल ऑफ यू? नहीं समझ में आ रहा है ना ये सब? तूने रिकॉर्डिंग पहले वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने, मुझे पता चला है। एग्जैक्टली, तो तेरे को नहीं समझेगा। यू हैड सो मच टाइम। मैडम क्या कर रहे हो? ये सब पढ़, ये 11th और 12th दोनों में काम आने वाला है। एग्जाम तेरा हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा यूनिट टेस्ट हुआ ना? ऑब्जेक्टिव था कि पूरे पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन सब थे? एग्जैक्टली मैडम, तूने अभी तेरे को सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन। बहुत टाइम है, पहले सब लेक्चर सुन, नहीं तो ये नहीं समझेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके पीछे ना हमने 10-10 बार एक्सप्लेनेशन कर दिया। प्लीज वेस्ट मत कर टाइम, मेरे को बुरा लग रहा है, पता है कि तू बहुत टाइम वेस्ट कर रही है। समझा कि नहीं समझा गाइस? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अपन ने शेयर्स नहीं खरीदा था, कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट किया था, खाली अपने को क्या मिला था? कंपनी में मेंबरशिप। और तुमने गारंटी दी थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना? क्या गारंटी था? फ्यूचर में जब भी कंपनी बंद होगा, इतना पैसा में कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट बने ना मेंबर, विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। एक और मेंबरशिप एक्विजिशंस या एस्टॉपल। यू नो व्हाट इज एक्विजिशंस? गलती, और गलती को तुम सुधार भी नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तेरा नाम क्या है बे? पूरा नाम बोल। सात्विक पुजारी। तू तो उल्लू है, आई मीन टुल्लू है ना? सात्विक पुजारी, मेरे को बताओ, पूरे दुनिया में अकेला ही नाम का बंदा है? तो भी हो सकता है। तुमको पता है कैसे होता है? द मदर ऑफ ऑल कोइंसिडेंसेस। एक क्लास में भी दो सेम नाम के लोग होते हैं। एक मेरे को बैच याद है जिसमें है ना, प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, स्पेलिंग में डिफरेंस रहेगा। फिर तो क्या है, तुम्हारे बैच थोड़े कंसाइज हो गए। पहले तो हम लोग 120-130 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। हाँ, पूरा क्लास भरा हुआ था। इधर देख रहा है, आ जाते बेटा, 100 बच्चे तो बैठ सकते हैं एक बैच में। मेरे को अभी भी याद है, उस बैच में जानवी नाम की 7 लड़कियां थी, 7 गर्ल्स बाय द नेम ऑफ जानवी। स्पेलिंग अलग है, KANVI, KANVEE, KHANVIE, ऐसा जानवी, 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 जहानवी। बरोबर है? नाम सेम हो सकता है। द मदर ऑफ ऑल कोइंसिडेंसेस। सेम नाम और सेम सरनेम भी तो हो सकता है। आया ना? मैं जिस स्कूल में था, मेरा पार्टनर, क्या, मेरा पार्टनर, उसका भी नाम सोहेल था। ओके, तो छोड़ो, उसका और मेरा बर्थ डेट सेम। वो छोड़ो, उसकी मदर और मेरी मदर का नाम से। मेरे में हिम्मत कभी नहीं हुआ कि भाई तू तेरा बर्थ टाइमिंग देख ले। आई एम नॉट जोकिंग, मेरा आज भी दोस्त है, तुमको चाहिए आई कैन प्रूव इट। उस बंदे का दुकान सामने ही है, जरा नीचे उतरो ना, सामने स्वर्णमाला कर। ये नाम है, सेम स्कूल, सेम बर्थ डेट, वेरी सेम, सेम बर्थ डेट, सेम नेम, सेम स्कूल।
मेरे पार्टनर थे, हम लोग साथ में बैठते थे। प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है? सभी टीचर बुलाए तो नया, वो बंदा बहुत फेयर था तो उसको हम वो गोरिया बुलाते थे, ए गोरा वाला। अच्छा, सेम हमारे क्लास में भव्य नाम है ना, BHAVY, एक लड़का एक लड़की। हाँ, होता है। दोनों मेरे दोस्त है, बंदा भी दोस्त है बंदी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्विजेंस में क्या है मालूम है? ऐसा भी तो हो सकता है सेम नाम सेम सरनेम। कॉलेज में तो है, तो बोलते एक सोसाइटी में भी ऐसा देखा है मैंने। सोसाइटी में देखा है मैंने, अच्छी खासी थोड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है ना, हर्ष जैसे नाम तो 4-5 बच्चों के होते हैं। आदित्य, 4-5 लोगों का नाम होता है। आर्या, आर्यन, 4-5 लोगों। ऐसा सच में मैंने देखा एक सोसाइटी में, एक लड़के का नाम और एक और लड़के सेम नाम सेम सरनेम, वो कुमार उमार लगा देते पीछे, बात खत्म। अब ऐसा हुआ कि कंपनी ने समझो शेयर सर्टिफिकेट भेजा और किसी और, नाम तो सेम है, सेम है, एड्रेस शायद ऊपर नीचे हुआ रहेगा, भेज दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। या कंपनी के रिकॉर्ड में इफ दिस पर्सन वाज द सपोज टू बी द शेयर होल्डर या मेंबर, और तेरा नाम आ गया और तेरे को बना दिया बिकॉज ऑफ सम फॉर्म ऑफ मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, और नो, समझा कि नहीं समझा? यू अंडरस्टैंड और नो? दिस इज कॉल्ड एज, इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, अपने आप को ऐसा बता रहा है कि मैं ही खुद मेंबर हूं, या कंपनी ऐसे मान के चल रहा है कि हाँ यही बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है, एंड नीदर द कंपनी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सच में वैसा है कि नहीं है, ना ही वो बंदा रेक्टिफाई भी कर रहा है कि भाई गलती से मेरे को मेंबरशिप मिल रहा है, और वो चले जा रहा है। आया ना? मेंबर क्यों रेक्टिफाई करेगा, जब तक मेंबरशिप के बेनिफिट मिल रहे हो तो ले रहा है। वेदर इज रियली द member of the company, no he is not, but he is representing himself na as a member of the company. Yes or no? See, a person is misrepresenting himself as a member, okay, shall be stopped from refuting his position subsequently and is held liable as a member even though he is not a shareholder. So any person who knowingly permits entering his name in the register of members, मैं बोल रहा हूँ ना, वो रोक भी नहीं रहा है, कंपनी भी मान के चल रहा है, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो रेस्पॉन्सिबल भी रहेगा उस चीज के लिए, बट ही इज टेकिंग दैट क्या बोलते हैं, फ्रूट्स ऑफ एंजॉइंग द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। वो ना वो जानबूझ के बोल रहा है कि नहीं, knowingly permitting his name to be entered in the register of members without being in actuality the member of the company, that is called as you have got membership by estoppel, गलती से मेंबरशिप मिली। समझा? तुमने शेयर खरीदा, तुमने मेंबरशिप ली, तुमने अप्लाई किया, मिस्टेक तो हो सकता है ना। ये मालूम है मिस्टेक कब होता था? पहले, जब सिक्योरिटीज वेर हेल्ड एंड इशूड इन फिजिकल फॉर्म। आज क्या हुआ है? ये मिस्टेक नहीं हो सकता, मालूम है ना? अभी तुमको प्रूफ देना पड़ता है, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक भी आ गया है सब कुछ। आज क्यों बैंक बैंक वाले वो केवाईसी वगैरह क्यों तुम्हारा बायोमेट्रिक कर रहे हैं, मालूम है ना? यही रीजन से, यही रीजन से ये बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक चल रहा है सर। समझा? गाइस डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके, नेक्स्ट। मैंने मेरे शेयर बेच दिए, सामने वाले को मैंने बेच दिया, लेकिन अभी तक कंपनी ने मेरा नाम हटा के बायर का नाम नहीं डाला है। आई टेल यू कैसे। पहले है ना, यू नो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि अगर पहले किसी को अपने शेयर्स वेयर्स बेचने होते थे ना, तो बहुत लंबा टाइम लगता था। समझ में आएगा? मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझने का ट्राई करो। पहले जब सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में था, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो तभी भी अलाउड था, आज भी अलाउड है। तो पहले कैसे होता था, हाउ वाज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडरटेकन पहले? तो सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को इसको बेचना है, तेरे मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है कि आई विल सेल माय शेयर्स, बट हाउ विल यू गेट योर शेयर्स? आई हैव द सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में, उसमें तो मेरा नाम है, जब तक मेरा नाम है आई एम द होल्डर ऑफ द शेयर्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड।
Here we have decided that I am wanting to sell the shares to you and you are going to pay money for me, money for it to me. बरोबर है? अब क्या करना था? मेरे को एक रिटर्न एप्लीकेशन डालने का, इसको कंपनी को आई हैव टू फिल अप अ फॉर्म कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. क्या भरने का? उसमें मैं मेरा नाम मेरा डिटेल्स डालूंगा, तेरा नाम तेरा डिटेल्स डालूंगा, मैं कौन हूँ ट्रांसफरर, तू कौन है ट्रांसफर, ये पूरा डिटेल डालूंगा. उसके साथ मेरे पास जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है उसका अटैच करके मैं कंपनी को भेजूंगा. इट विल रीच द कंपनी. बहुत ध्यान से सुन. और तुमको मालूम है पोस्टल सर्विस की सर्विसेज तो इतनी बढ़िया कि 5-7 दिन तो मिनिमम लगता था पहले, एक हफ्ते के बाद पहुंचा. फिर वो सेक्रेटरी डायरेक्टर्स को बोलेगा कि भाई एक शेयर होल्डर का रिक्वेस्ट आया फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, विल हैव टू कॉल फॉर द मीटिंग एंड जो भी इसका प्रपोजल है उसको डिस्कस करना और बाद में उसके ऊपर डिसीजन पे आना. तो एक हफ्ते के बाद उन लोग ने मीटिंग शेड्यूल की. इस मीटिंग में इन लोग ने पूरा डिटेल्स देखा, जिसमें मेरा डिटेल्स तो उनके पास पड़ा रहेगा, उनके पास तो रिकॉर्ड्स है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में. तेरा डिटेल्स उन्होंने नोट डाउन कर लिया. फिर कंपनी क्या करता है मालूम है? तेरे को और मेरे को एक लेटर लिखेगा कि सर, मेरे को क्या लिखेगा? वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू मिस, तेरा नाम क्या है? मिस वैष्णवी. एंड दिस इज द डिटेल्स दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ओके, सेम लेटर तेरे को भेजा है कि मिस वैष्णवी, वी हैव रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम मिस्टर दिस फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू योर नेम एज ए ट्रांसफरी. Okay, and these are the details that we have extracted. If you have any kind of objections to the said transfer, kindly revert to us within a fortnight. मतलब कंपनी ऐसा बोल रहा है कि हमने आपके डिटेल्स ऐसे इसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो आप हमको 15 दिन के अंदर, fortnight is 15 days के अंदर हमको बता देना. इफ नॉट, देन वी विल गो अहेड विद द सेड ट्रांसफर. मतलब मैंने आज भेजा, एक हफ्ते के बाद मिला, उसके एक हफ्ते के बाद मीटिंग, वो मीटिंग में डिस्कस किया और उसमें बोला कि 15 दिन तक हम तुम्हारी राह देखेंगे कि जब तक ट्रांसफर होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह. आई मीन उसमें कुछ चेंज वेंज लाना है तो आप बोल दो, और नहीं हुआ तो वो 15 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे जिसमें मेरा नाम हट के तेरा नाम आ जाएगा कंपनी के रिकॉर्ड्स में और तेरे नाम की नई सर्टिफिकेट बनेगी और तुझे तेरे घर तक वापिस वाया पोस्ट भेजी जाएगी. 1 महीने का मिनिमम टाइम लग गया. उसके पहले तेरा मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है, तूने मेरे को पैसे दे दिए, तेरे मन में तू शेयर होल्डर बन गई है, बट तेरा नाम लिखा है कि मेंबरशिप में, तेरे नाम पे सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है. उतना टाइम लगा ना. पहले इतना टाइम लगता था, आज कितना टाइम लगता है मालूम है? 2 सेकेंड. क्या पुगता है क्या? आज के दिन में जो भी मार्केट आवर्स में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ 9 से लेकर 3:30 तक, 3:30 बजे के बाद मार्केट खत्म, मैंने मेरे शेयर जिसको बेचे थे, या इसको नहीं किसी को भी बेचे रहेंगे बिकॉज अभी ओपन मार्केट में हो रहा है, बरोबर है? उस ओपन मार्केट में शायद तू मेरे शेयर्स की ओनर बनी है. ओके, तो 5 बजे तक मेरे अकाउंट से शेयर्स निकल के तेरे अकाउंट में आ जाएंगे. सेम डे होता है, पहले 1 महीने के ऊपर लगता था. इसके लिए डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था. समझ रहे हो? चलो पढ़ते हैं. क्या? बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब द ट्रांसफरर, मैं ट्रांसफरर था वैष्णवी, यस और नो, ऑफ द शेयर्स कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर टिल हिज नेम इज रिमूव्ड. ना, अपने बीच में हो गया है पर अभी तक नाम निकला नहीं है क्योंकि कंपनी 1 महीने तक रुकने वाला है. उसके बाद तेरे नाम पे आएंगे. तो 1 महीने तक फिर भी मैं तो शेयर होल्डर ही बन के घूम रहा था, मेंबर ही बन के घूम रहा था, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में आज भी मैं मेंबर हूँ. और उसमें वर्स्ट पता है क्या है? इस 1 महीने के अंदर अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर्स किसके पास है? तेरे पास है. मेरे पास मेंबरशिप है, क्योंकि मेरा नाम निकला नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड मेरे को देगा, भले तू शेयर होल्डर बन गई है. कंपनी को तो मालूम ही नहीं तू शेयर होल्डर बन गई. मेरे साइड से तेरे को शेयर्स मैंने दे दिए रहेंगे. समझा? ये प्रॉब्लम था, राइट? चलो नेक्स्ट. ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर और सक्सेशन और ट्रांसमिशन, मतलब बाप मर गया, शेयर्स किसको मिलते हैं? बेटे को. ऑनेस्टली बेटे ने खरीदा था क्या शेयर्स? फिर भी तो उसको मेंबरशिप मिली ना. मेंबर एक्चुअल में कौन था? और वो मर गया ना, या भाग गया, या बर्बाद हो गया, उसके शेयर्स ट्रांसफर हो गए, या ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिट हुए. याद है कल मैंने आपको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पढ़ाया था. ट्रांसमिशन मतलब कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी ऑफ अ मेंबर. याद है कि नहीं है? उसकी इच्छा नहीं थी ट्रांसफर करने की, फिर भी उसके शेयर्स ट्रांसमिट हो गए ना. यस और नो? उसने किया था ट्रांसफर, सिचुएशन ऐसी आई ना, जो मर गया, भाग गया, बर्बाद हो गया, आया ना. यस और नो? तो जिसको भी शेयर्स मिल रहे हैं उसने शेयर एक्चुअली में खरीदा है. हैज ही परचेज द शेयर्स? हैज ही अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप? नो, बट मिल गया ना उसको.
नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट तो सेम ही है, आया ना, मतलब ऊपर डेथ इंसॉल्वेंसी इंसेनिटी सब आ गया ना। ये सो नीचे छठवां पॉइंट उन लोग ने ऐसे ही लिखा है, किसका, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। कोर्ट ऑर्डर देगा कि इसका पैसा लेके भाग गया है, चल तेरे शेयर उसको दे दे, तो मिल गई ना मेंबरशिप, लिया थोड़ी ना था। हाँ या ना, पक्का, एवरीवन समझा, इधर तक पढ़ लो फास्ट। क्या अभी नीचे वाला देखोगे ना, मतलब कुछ नहीं है ये, शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, मतलब द ट्रांसफरी, अगर वैष्णवी ने मेरे शेयर्स खरीदे, ठीक है, या फिर ऑफिशियल रिसीवर, मतलब अगर ये बर्बाद हो गया, तेरे शेयर्स किसी और को मिल गए, ठीक है,
इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी या लीगल है मतलब बाप मर गया तो बेटा, बरोबर है. इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन अबाउट अदर शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट द मेंबर्स ना, क्योंकि मेंबरशिप तो जो था उसके पास थी, तुमको शेयर्स मिल गए, शेयर होल्डर मिला है, शेयर होल्डरशिप मिली है तुमको, मेंबरशिप नहीं मिली. अभी मेंबरशिप लेने के लिए वापस तुमको अप्लाई करना पड़ेगा. समझा एवरीवन? नाउ अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? ऑब्वियसली माइनस, कैन दे बिकम मेंबर्स? पक्का. कोई इंसान इंस्टॉलमेंट हो तो मेंबर बन सकता है? जो इंसान एकदम पगला विगला गया है, लुनाटिक, इंसेन, ऐसा बन सकता है? फॉरेनर बन सकता है इफ ही फॉलोज द प्रोविजन अंडर द फेमा एक्ट 1999. फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अगर उसके प्रोविजंस तुम फॉलो करोगे तो फॉरेनर बन सकते हैं, एनआरआईज बन सकते हैं. यस और नो? ओके. अच्छा मेरे को एक बताओ, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकता है? देखो कैसे, मेंबर बनने के लिए तुम्हारे पास लीगल स्टेटस वगैरह होना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता? 100% बन सकता है, क्योंकि कंपनी के पास लीगल स्टेटस है तो दूसरी कंपनी का शेयर खरीद सकता है ना. क्या प्रॉब्लम है? क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्यों? लीगल स्टेटस नहीं है, रजिस्टर्ड रहो तो ठीक है, एलएलपी रहेगा तो ठीक है. पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 32 नहीं हो सकता. क्या एक पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म है उसकी एक पर एक पार्टनर है, वो इंडिविजुअली किसी और कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? तो इंडिविजुअल है ना, उसका तो लीगल स्टेटस रहेगा ही रहेगा. जॉइंट हिंदू फैमिली बन सकता है क्या? लीगल स्टेटस है उसका. क्या करता अपने नाम से ले सकता है? सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीगल स्टेटस होता ही है ना, हर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है. यस और नो? एलएलपी हाँ, एचयूएफ ना, बट करता खुद के नाम से ले सकता है. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स नहीं ले सकते, लेकिन आई मीन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं ले सकता, पार्टनर्स ले सकते हैं इंडिविजुअली. एक संस्था रजिस्टर्ड है तो हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है तो. समझा? समझा कि नहीं समझा? देखो यहाँ पे पूरा इधर तक दिया हुआ है. यस और नो? पक्का? पढ़ो इधर तक, पढ़ लो फास्ट. फास्ट.
हुआ ऑल ऑफ यू? नाउ बिफोर वी कंटिन्यू, वो पहले ना आर्टिकल्स वाला पार्ट, मतलब इसका यहाँ से मीनिंग बरोबर है, नीचे डेफिनेशन और नीचे डेफिनेशन के इधर तक, मतलब इतना लिख लो ना फास्ट। ये ना तुमको 2 मार्क के एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आएगा। जिसको है ना कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स नहीं है ना, मालूम है कल अपन परसों अपन ने पूरे कंटेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे जन के कॉलेज में ओमिट रहेगा, नहीं है ना? हाँ, बट इन लोग है ना 2 मार्क के एक्सप्लेन द कंसेप्ट में पूछ सकते हैं, समझा? तो मीनिंग, डेफिनेशन एंड ये, राइट? फटाफट लिखो फास्ट।
बाकी है? सबका हो गया बाकी? ये लिख के हो गया? ओके। सुनो ना, मीनिंग वाला पार्ट लिखो। नया चैप्टर करके, चैप्टर 5। हुआ? अगर ये हो गया ना, उसके बाद अगर तुमको ये कुछ नोट डाउन करना है तो करना। नॉट फॉर दिस ईयर, ये साल में इसका कोई लेवा देवा नहीं है, बट जस्ट टू कीप यू अपडेटेड फॉर योर नेक्स्ट ईयर।
हो गया? फास्ट चलो। वाह, कुछ हो गया? खाली गर्ल्स का बाकी है। तो हमारे स्लो कोच ये लिखो। तो एक क्वेश्चन है 4 मार्क का, जिसका नाम है हाउ इज मेंबरशिप अक्वायर्ड, या एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तुमको ऑलरेडी पता है, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहले बोलते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, याद है कि नहीं है? मेंबरशिप कैसे मिला? अगर तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, नॉट फॉर्मेशन बट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो तुमको मालूम है प्राइवेट कंपनी में कितने थे मिनिमम मेंबर्स? 7 किस में? और ओपीसी में? यस और नो? So when you have subscribed to the memorandum of association of the company at the time of incorporation of a company, that time means you are doing what? You are signing as a member. Yes or no? Second, by application and allotment. मालूम है कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड एज ईदर आईपीओ या एफपीओ। एक दो बार मैंने बोला है आपको आईपीओ और एफपीओ के बारे में, यस और नो? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ का फुल फॉर्म है फॉलो अप पब्लिक ऑफर। आई थिंक कल ही अपना डिस्कस हो रहा था यार ना, कि एलजी कंपनी और टाटा कैपिटल ने क्या किया? अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम पब्लिकली ऑफर किया। तो कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम ऑफर करता है पब्लिक को, इट इज गोइंग टू बी डन वाया व्हाट? आईपीओ। उसके बाद अगर समझो कोई शेयर बच गए और वो भी उन लोग को पब्लिकली ऑफर करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फॉलो अप या फर्दर पब्लिक ऑफर। अब सीन क्या हुआ? या आईपीओ या एफपीओ, तुम क्या कर रहे हो? एज एन इन्वेस्टर तुम अप्लाई कर रहे हो शेयर्स के लिए, और उसी शेयर्स को अगर कंपनी आपको अलॉट करता है, नॉट नेसेसरी अलॉट करे, नहीं भी करे, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो नहीं करेगा, बरोबर है? तो जब भी कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करता है मींस आपको शेयर्स तो मिल गए,
अब साइमल्टेनियसली अगर आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो मेंबरशिप भी आपको अलॉट हो जाएगा ना, एंड योर नेम वुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. यस और नो? So at the time of application from the investor to the company for the shares, and if the company has allotted the shares to the investor, it is called as application and allotment. And at the same time अगर तुमने membership के लिए अप्लाई किया तुमको membership मिलती है, साथ साथ में shares भी मिलते हैं, तो that means you have acquired membership in the company. See, क्या a person who wishes to buy the company shares has to apply for the same, and the acceptance of the application by the company has to happen. So the person is allotted the shares and accordingly becomes the shareholder, and thereby अगर उसका नाम आता है तो his name would be added in the register of members. Yes or no? Right? By holding your shares in dematerialized form. ये कभी नहीं सुना है ना? What is the meaning of dematerialized? या उसका actual मतलब होता है de. If you are held your shares in dematerialization means या dematerialized form, or the process is called as dematerialization. मतलब क्या मालूम है? Your securities are in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कौन होल्ड कर रहा है तुम्हारे सिक्योरिटीज को? डेपोजिटरी. डीपी खाली एजेंट है, होल्ड ये करता है. समझा? होल्ड इन लोग करते हैं, अकाउंट इधर होता है, खाली ये तुम्हारा एजेंट बन रहा है. समझो इतना. बरोबर है? तो इफ यू आर होल्डिंग योर शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन हैज हैपेंड, एंड व्हाट हैज हैपेंड? कि तुम्हारा नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर है किसके रिकॉर्ड में? इन द रिकॉर्ड ऑफ द मेंबरशिप. मिल गई ना? क्योंकि कंपनी अभी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, कंपनी खाली इनकी बात में बिलीव करेगा. किसकी बात पे? डिपॉजिटरी की बात पे. वो मांगेगा डिपॉजिटरी बता आज शाम तक, एट द एंड ऑफ द डे हु इज द शेयर होल्डर ऑफ माई कंपनी, हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी. वो क्या करेगा? पूरा लिस्ट बना के तुमको दे देगा. यस और नो? पे राक्षस लेक्चर चालू है, रुक जा. समझा? समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू, did you understand or not? So as per the records of the depository, if your shares are held with the depository of a particular company, that means you have the membership in the company. Yes or no? Next, by transfer. वैष्णवी, मैंने तेरे को मेरे शेयर्स ट्रांसफर किए, तो खाली शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं किए, मैंने मेरी मेंबरशिप भी ट्रांसफर किए. बरोबर है? बाय ट्रांसमिशन मीन्स दिस इज वॉलेंटरी. गाइज ये मैं अपनी इच्छा अनुसार कर रहा हूँ. दिस इज वॉलेंटरी. हाँ या ना? दिस इज इनवॉलेंटरी. Means in case of death, insolvency, insanity of a member, and if the shares are transferred or transmitted rather to any other person, so जो transmittee होगा, बरोबर है, is the person who is going to get the membership in the company. हाँ या ना? यहाँ पे ट्रांसफरर ट्रांसफरी, मैं कौन था? तू कौन थी? तो मेंबरशिप किसको मिल रहा है? ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को? यहाँ पे ट्रांसमीटर एंड ट्रांसमिटी. ट्रांसमीटर तो उसकी तो इच्छा भी नहीं है, फिर भी उसके शेयर्स जा रहे हैं, लेकिन जिसको मिल रहा है बाप के बाद बेटा, या अगर तू बर्बाद हो गया तो जिसके पैसे तू लेके भागा था या जिसके पैसे देखो देने, तो वो ट्रांसमिटी होता है, उसको मेंबरशिप मिल जाती है अगर तुम्हारे शेयर्स उसको जाने हैं तो. हाँ या ना? बरोबर है? राइट. नेक्स्ट, नॉमिनी ऑफ ओपीसी. देखो ओपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? एक ही इंसान होता है, पर वो इंसान अगर सेंसिबल रहेगा ना, वो पहले से क्या करके रखेगा मालूम है? वो पहले से अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा कि कल उठ के वो खुद ओपीसी का मेंबर एमबीबीएस हो गया तो उसकी कंपनी किसी ना किसी को तो जानी चाहिए, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, किसी ना किसी को तो नॉमिनी बना देगा. अब जेन्युइनली ऐसा हो गया कि वो बंदा एमबीबीएस हो गया, तो बाय डिफॉल्ट, अच्छा एमबीबीएस में अगर बर्बाद हो गया है तो जिसके पैसे लेके वो भागा है उसको उसको मेंबरशिप मिलेगा. पर अगर उसका डेथ हो गया या वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, इंसेन विंसेन हो गया, तो उसने बोल के रखा है कि मेरे कंपनी का नॉमिनी कौन है? मेरा बेटा या मेरी बीवी. वो बेटा या बीवी क्या बन जाएंगे? मेंबर. कौन सी कंपनी का मेंबर? ओपीसी का. एक्विजेंस वाला भी पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने गलती से. मींस ही इज अलाउइंग हिज नेम टू बी देयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट द मिस्टेक ऑफ गेटिंग इट रेक्टिफाइड. बोल रहा हूँ ना, वो नहीं ठीक कर रहा, उसको मजे आ रहे हैं, वो बने रह रहा है, वो बने आए भाई कंपनी चले हो, मैं मेंबर हूँ. यस और नो? तो टिल द टाइम ही डज नॉट रेक्टिफाई और द कंपनी डज नॉट अंडरस्टैंड कि उनके साइड से कुछ गलती या मिस्टेक या कुछ इश्यू हुआ है, टिल दैट टाइम ही विल कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. हाँ या ना? यस और नो? राइट. एंड हाँ हो गया ना, साथ ही थे ना? यस और नो? राइट. पक्का? श्योर? चलो देख लो फास्ट. इंपॉर्टेंट आंसर है 4 मार्क का. फास्ट.
7 points fast. ये ना डीमेटेरियलाइज मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब योर शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमेटेरियलाइजेशन. और अगर डीमेटेरियलाइजेशन वर्ड का मतलब लिखना है तो लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और वो अगर समझो तुम्हारे पास सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में और तुमको चाहिए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक फॉर्म और एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कंपनी को. फॉर्म का नाम है DRF, दैट इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म या डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट. डीमैट उसका शॉर्ट फॉर्म है. तो वो तुम फॉर्म भरना है. यू हैव टू attach your original share certificate, give it to the company with an application form, obviously stating that you are wanting to convert your securities into electronic form. बरोबर है, समझा. और इसका एक उल्टा भी होता है, इसका नाम है रीमैट. रीमैट मतलब यू आर वांटिंग टू कन्वर्ट योर सिक्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल फॉर्म, विच रेयरली हैपेंस बिकॉज इन आज की तारीख में ऐसा कोई करता नहीं कि वो अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे. तो उसके लिए भी एक फॉर्म होता है जिसका नाम है RRF, दैट इज रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. समझा. अगेन उसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको फॉर्म भर के कंपनी को बोलना पड़ेगा. कंपनी जाएगा डिपॉजिटरी के पास, बोलेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने बोला कि उसके पास उसकी आपके मतलब मेरे कंपनी के शेयर्स है, देखो आपके रिकॉर्ड में चेक करो. रिकॉर्ड में रहेगा तो डिपॉजिटरी बोलेगा कि हाँ है. फिर कंपनी डिपॉजिटरी को बोलेगा कि वो शेयर्स मेरे को दे दो या निकाल दो आपके रिकॉर्ड में से, मैं उसको फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट में दे दूंगा. समझा ऑल ऑफ यू यहाँ तक. ओके अभी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है. मोस्ट प्रोबेबली दैट विल हैपन पोस्ट दिवाली नाउ. ओके अभी ये वीक तो लेक्चर नहीं है मेरा, एंड आई गेस तुमको 3-4 दिन का छुट्टी रहेगा नेक्स्ट वीक व्हाटएवर. तो व्हाटएवर इट इज, दिवाली के बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. क्लियर है. तो बच्चे को लॉलीपॉप तो इतना खुश हो जाता है ना, है ना, राइट ऑल ऑफ यू. चलो